के सामने, और मुझे यकीन है कि उन सब ने इस बात का संज्ञान लिया है और बहुत ही जल्द इसके कुछ नतीजे भी जरूर निकलेंगे। तो चलिए हमारे अगले मेहमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री AR कुमार जी जो के रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं पीके अब्दुल गफूर जी के द्वारा, और वो पेश करेंगे आपके सामने शोल बे 19 बीच प्रमोशन से रिलेटेड बातें। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Good evening, everyone. Especially, thank you so much, Chandrasekhar sir, Madan sir, and हमारे वेणुगोपाल sir. मैं आपको बता दूं कि शोल बे 19 बीच इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन अंडमान। आप सभी जानते हैं जो भी वहाँ विजिट किए हैं। आई थिंक अभी काफी डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो अभी काफी रुका हुआ है, जो अभी आगे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर हम शोल बे 19 बीच को देखें तो कनेक्टिविटी इजी रोडवेज की तरफ से भी काफी इजी हो चुका है और काफी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें चाहिए कि उस बीच को प्रमोशन करें, ताकि जैसे अभी बाकी सारे जितने डेस्टिनेशन जैसे बंदूर हो गया, आपका चिड़ापू हो गया, कहीं भी आपको स्विमिंग करने के लिए अलाउड नहीं है। जहां अभी पब्लिक जा रहे हैं वहां पे अभी स्विमिंग अलाउड है और काफी खूबसूरती अभी वहां पे बनाया जा रहा है। काफी घाट आ चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमने लास्ट जो हमारे PCCF आपके जयराज सर उनसे मुलाकात किए थे इस डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम को लेकर के वो लोग काफी गंभीरता से मतलब वो देख रहे थे, तो उस विषय के हिसाब से वो लोग वो डेवलपमेंट करने के मूड में नहीं थे एक्चुअली। तो एक्स प्रधान जो बनाया करके प्रधान थे वहां के अब्दुल बशीर जी, वो काफी लगे हुए थे उस काम को लेकर के, लेकिन उनके जैसे वो उनके जो कार्यकाल खत्म हुए थे उसके बाद वो प्रधान नहीं बन पाए, तो जो है वो काम ऐसे पेंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे कन्यापुरम के प्रशांत बशीर जो है और मैं हम लोग गए, जयराज सर जब थे वहां पे PCCF साहब, हमने मुलाकात की उनसे 2-3 बार मुलाकात करके उनको काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसके बाद जो है सर ने उसको प्लान निकाले। देन वो अभी चल रहा है काम वहां पे और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उसको आने वाले दिनों में आइटनरी में उसको डालेंगे। और अभी का रोड भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है मनाघाट शोलबे का, तो कनेक्टिविटी काफी इजी है और उम्मीद करते हैं आगे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो। और एक बता दूं कि वहां पे गाड़ी की पार्किंग के लिए जो है अभी आई थिंक कितना स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर अलॉट हो चुका है गाड़ी पार्किंग के लिए जी। तो मैं हमारे कुमार प्रधान जी इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो मैं उनकी जगह मैं ये जैसे रिप्रेजेंट कर रहा था। थैंक यू हमारे सभी को आज जो एंटर एसोसिएशन से जो हमें आज मौका दिया, और आज जो उसका थीम भी है कि प्रमोशन टू लेजर नोन डेस्टिनेशन, तो मेरे ख्याल से ये हमारे ऊपर भले भांति ये सस्ता है, क्योंकि कहीं आपने मंजरी पोंगी वालों का अभी फिलहाल मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुनने लगे होंगे, और ये जो वर्ड है वो शायद हमारे लिए है। डोंट माइंड जो पहले आए आपने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगा कि मेरे लिए होगा, तो शायद मैं जो मंच पे बैठे आप सभी को एक बार जरूर कहूंगा सर, आज के बाद थोड़ा एक बार कहीं अगर आप ज्वाइंटली आए या अगर हमारे बिना उपस्थिति के बिना भी आए तो आप देख के आए। आज जो चीज हम शॉर्टकट में कहीं हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं ला पाए, क्योंकि जो हम विद इन शॉर्ट टाइम में आपको कुछ पिक्चर दिखाने का कोशिश करेंगे और आप अपने हिसाब से उस चीज को अगर देखेंगे तो आप भली भांति नया जुड़ा हुआ है। तो मैं ये टूरिज्म से रिलेटेड 2-4 बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि मंच मिला है, मौका तो लेना जरूरी है। कि सर लिटिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्यों ना इसको आप एक पैकेज टूर बनाए कि पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान या तो नील हेवलॉक होता हुआ हटवे जाए शिप, तो 2 दिन का आपको पैकेज मिलेगा सर। तो हमारे वहां पे अब तक जो है 150 रूम्स का प्रावधान है। अब कुछ जो वहां के स्थानीय लोग हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अब उनको रूम को जो प्रमोशन अब होता जा रहा है। अब आपसे रिक्वेस्ट है सर, स्क्रीन में दर्शाएंगे हमारा जो पेन ड्राइव दिया।
सर 3 वाटरफॉल्स हैं। ये है सर व्हाइट सर वाटरफॉल्स। ये हमारा हेडवे 0 से लेकर के 6 किलोमीटर दूर है सर, दूरी है वहां तक। अच्छा, 3 जो वाटरफॉल्स है सर, पहला बार हम आइलैंड वालों को लिए एक मंच मिला है। मैं जो कार्यक्रम आयोजन किया है उनके लिए मैं पूरे लिटिल हनुमान के निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सोचा है कि जैसे हम क्लास 9th में एक लेसन पढ़ते थे, भारत से दूर एक छोटा भारत, तो वही कहानी अब भी है। अंडमान से दूर एक छोटा अंडमान, वो हमारा लिटिल अंडमान है सर। ऐसा सुंदर जगह, मैं तो उस द्वीप का निवासी हूं, मैं जितना कहूं उतना आप लोगों को झूठ या गलत लगेगा, लेकिन जिस लोगों ने हमारे लिटिल अंडमान आए हैं, इतने सुंदर से संवारा गया है, जो नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है सर। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज का कमी है, कनेक्टिविटी सर। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए? मैं जब से अपना पद संभाला, इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, जैसे जनता ने मुझे एक प्रतिनिधि बनाई तो मैंने अपने पूरे कार्य टूरिज्म के ऊपर फोकस किया। और इसमें हमारे कई सारे भाई, हमारे जैसे सिमसन भाई हैं, और भी बहुत सारे हमारे प्यारे जो हमारा बंधु है, उन सब जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए, क्योंकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मैंने एक शिफ्ट शेड्यूल बनवाया सर। बहुत लंबी समय लगा मुझे उस चीज मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और एवलॉक दिन में 7 से 8 शिफ्ट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 शिफ्ट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 शिफ्ट चाहिए। जैसे अब शेड्यूल बन चुका है, जैसे कि संडे मॉर्निंग यहां से शिफ्ट जाता है और इवनिंग हमारे हटबे से छोड़ता है, मंगलवार को सवेरे फिर यहां से छोड़ता है, शाम को वहां से आता है, बृहस्पति को है, शुक्र को है। शुक्र को मैंने इसीलिए करवाई, जो हमारे पोर्टवेल के जो निवासी हैं, पहले हमारे सुंदरता को इस लोग संवारे, इनको देखने के बाद हमारा आइलैंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक अब जैसा मैंने बर्ड वॉचिंग का, इन सब लोगों के बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं देखा हूं कि सर हमारे लिटिल अंडमान में लास्ट हमारे जो रिटायर्ड सी साहब थे, श्री बालाजी साहब, उन्होंने आए, मुझसे संपर्क करी, उनको बर्ड वॉचिंग करना था सर। उन्होंने आकर के बोले कि 7 बजे का टाइम गए थे, सवेरे का टाइम, 70 टाइप ऑफ बर्ड्स को उन्होंने वॉच किया। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जब होता है, उनका थीम जो है इट्स अबाउट रूरल टूरिज्म। कोई भी देश, कोई भी शहर अगर आपको विकसित करना है, सिर्फ एक पोर्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अंडमान निकोबार को अगर विकसित करना है तो सिर्फ हैवलॉक नील से नहीं आगे बढ़ सकते। हमें मंजरी भी चाहिए, हमें बम्बू फ्लैट भी चाहिए, हमें होपटाउन भी चाहिए, हमें डिगलीपुर भी चाहिए, हमें बंगल भी चाहिए, शोरबे भी चाहिए, कार निकोबार चाहिए, कैंपबेल भी चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड इट इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ, तब जाके अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। बिकॉज जैसे 5 उंगलियां है हमारे एक हाथ में, वैसे ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं और हमें सबको मिलके आगे बढ़ना है। अब देखिए, शहर में तो बहुत लोग रहते ही हैं, शहर से लोग आते हैं यहाँ पे। जब वो आते हैं, कोई सिटी में रहना नहीं चाहता है। अब देखिए, पोर्टल में आज तक कोई रुकता भी नहीं है, सब डायरेक्ट हैवलॉक नील चला जाता है, क्योंकि रूरल टूरिज्म का जो मजा है वो, और मतलब लोग उसी के लिए आते हैं, और वो पोर्टल में अब नहीं रहा। पॉपुलेशन आप इन्फ्लक्स बोल दीजिए, ट्रैफिक बोल दीजिए, रास्ते भी बहुत छोटे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली रूरल टूरिज्म इज अ बिग नीड ऑफ द ईयर, हमें मिलके इसको आगे बढ़ाना है।
अब आइए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के बाद। तो मेरा टॉपिक था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखिए, जब टूरिज्म होता है, हर टूरिस्ट जब कोई नया जगह जाता है, वो सबसे पहले देखना चाहता है कि वहाँ का लोकल साइट सीइंग क्या है। लोकल साइट सीइंग देखने के बाद में उनका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि लोकल कुजीन ट्राई करना है, लोकल खाने में है क्या। थर्ड चीज, जब वो घूम फिर के खाना खा के एंजॉय करके जब वापस जाता है, उसे एक याददाश्ती के लिए एक छोटा सा सोवेनियर अंडमान निकोबार से लेके जाना है। अब हालात ऐसे हो गए कि अंडमान से जितने भी सोवेनियर मिलते हैं 90% सब तो बाहर से ही। आप यहाँ से शेल ले लीजिए, वो सेम शेल आपको दीघा बीच वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, कन्याकुमारी में मिल जाएगा। आप यहाँ से मोती ले लीजिए, अंडमान से बेटर मोती आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। अब यहाँ की जो एक्चुअल चीज है, हमें उनको बढ़ावा देना है। अब बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, हर कम्युनिटी के अपने अपने अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स हैं। जैसे निकोबारी में एक निकोबारी बोट होता है जिसका नाम है होडी बोलते हैं, जो एक साइड बैलेंस के साथ उनका छोटा मॉडल्स बनता है। मुझे याद है पहले 95-96 में जब छोटा था, उस टाइम में बहुत सारे लोग निकोबार नानपुरी में थे जो ऐसे बोट्स बनाते थे। अब उनका डिमांड शायद खत्म हो गया, या वो स्किल्डमैनशिप क्राफ्ट्समैनशिप रहा नहीं है। अब वो आस्ते आस्ते वो खत्म हो रहा है। अब मेरे ख्याल से पूरे निकोबार में सिर्फ 4 या 5 लोग ही बचे हैं जो वैसे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। सिमिलरली कैरन कम्युनिटी में अगर आप देखें, कैरन में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बट जो यंगर जनरेशन है बहुत कम लोग इसमें आते हैं। बट उसके लिए क्या है कि हमें वो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट शॉप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने लोकल जगह में जो चीज़ बनाते हैं वो चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करिए, ना कि आप मेनलैंड से सामान लेकर आके उसको वापस रीब्रांडिंग करके वापस आप मेनलैंड भेज रहे हैं। इससे क्या होगा कि आमदनी, आपको एक लाइवलीहुड लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी एंगेज होगा। अब और एक चीज़ क्या हो रहा है अंडमान निकोबार के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स में, आप जब सागरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जो कोकोनट शेल के जो आइटम्स बनते हैं उसका फिनिशिंग वैसा नहीं है जो आप इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं। पहले तो ठीक है, डोमेस्टिक हम टूरिज्म में फोकस करते थे, बहुत सारे इंडिया से आते थे। अब तो देखिए मलेशिया से आते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट भी। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 लाख पिछले साल लगभग लोग आए हैं। तो जब फॉरेन क्लाइंट्स जब आते हैं, उनको कोकोनट प्रोडक्ट्स जब देते हैं, तो वो फिनिशिंग आपको वैसा बनना चाहिए कि जो चीज़ थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया उनके साथ आप कम्पीट कर सकें। सिमिलरली आप जब लोकल प्रोडक्ट्स जब आप बेचते हैं, जैसे लोकल कोकोनट ऑयल हो गया, या लोकल सोप्स हो गया, या लोकल ऑर्गेनिक कोई भी चीज़, आपका कैरन मायाबंदर में स्टिकी राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, आपको पैकेजिंग सबसे अच्छा, आपको पैकेजिंग में फोकस करना चाहिए, बिकॉज पैकेजिंग इज मस्ट। देखिए कहावत हिंदी में बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर जब तक आप जो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आप टूरिस्ट को इम्प्रेस नहीं करेंगे तो वो नहीं लेंगे। तो एक तो वही है कि मतलब कॉन्सेप्ट है कि लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को हम बढ़ावा दें ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। और जहाँ तक रूरल टूरिज्म का बात है, बहुत सारी जगह में देखिए हैवलॉक में तो जरूर ब्लू पानी है, हम मानते हैं। अब बहुत सारे अंडमान में ऐसी जगह जहाँ ब्लू पानी नहीं है, बिकॉज वो क्रीक के पास हो सकता है, या बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। कैम्पबेल बे के जंगल में आपको पता है एक मशरूम होता है जो रात को ग्लो करता है, ग्रेट निकोबार। आप वैसा कुछ मशरूम अगर बोटेनिकल सर्वे के साथ यहाँ पे कोई आपके गांव में डाल दे, लाइन से पूरे 1 एकड़ में सिर्फ रात को मशरूम डाल दे, रात को ग्लोइंग मशरूम देखने के लिए टूरिस्ट का लाइन लग जाएगा। सेलर जेल लाइट एंड साउंड से ज्यादा आपके वहां लग जाएगा। लेकिन वो मुझे साइंटिफिकली आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कैम्पबेल बे वाला मशरूम यहाँ ग्रो होगा या नहीं होगा। सिमिलरली लॉट ऑफ नेचुरल चीजें हैं अंडमान में जो बाहर लोगों को पता नहीं। अब जैसे अब बाहर जब पता चलता है तब वो टूरिस्ट तो नहीं, पर लोकल से उसको गंदा कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, तिरूर में एक वाटरफॉल्स है, मैं लगभग 1.5-2 साल पहले वहाँ गया था। अब उसके बाद मुझे वापस 2 महीने पहले जाने का मौका मिला। 2 महीने पहले जब मैं गया, इतने वहाँ पे शराब के बॉटल्स हैं, वो तिरूर का वाटरफॉल को चाम अब नहीं रहा। तो वैसे अगर लोकल पंचायत, वो अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जहाँ लोग आते हैं ज़्यादा, वहाँ पे अगर एक एम्प्लॉयमेंट संडे के दिन या सैटरडे के दिन एक जन को अगर खड़ा करे, जिनको काम है कि लोगों को फाइन करे या लोगों को साफ सफाई का अवेयरनेस दे, तो वो आई थिंक एक बेटर होगा। और एक मुझे जहाँ तक पता है, आज यहाँ टूरिस्ट तो कोई नहीं है, तो मैं बात यहाँ इस मंच से कह सकता हूँ, हमारा और एक सबसे बड़ा मतलब खतरा का खेल ये है कि मगरमच्छ। अंडमान निकोबार के टूरिज्म को अगर बचाना है तो मगरमच्छ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको लेकर आना ही पड़ेगा। या तो मगरमच्छ को अगर नहीं मार सकते तो मत मारिए, उसका कोई वो नहीं है। 90% तो फॉरेस्ट रिजर्व है, आप ऐसे क्रीक्स में या तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर फीजिबल होगा कि नहीं,
बट आप बीचेस में एटलीस्ट स्टील का नेट्स बना सकते हैं, कुछ तो आप कर सकते हैं। और जहां ऐसे जगह है जहां पे अब नेट से भी कुछ नहीं होगा, आप मगरमच्छ को शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? अब निराश मत हो, आप क्रोकोडाइल टूरिज्म स्टार्ट करिए। लोग मगरमच्छ देखने के लिए थाईलैंड में 1000-2000 रुपए देते हैं। आप बोट में राइट में वो क्रीक से बिठाइए, आप 100 रुपए तक जाइए, वो 2-3 मगरमच्छ देख लेगा, 500 रुपए का आदमी का ले लीजिए। वो भी एक टूरिज्म अपॉर्चुनिटी मैं बोल रहा हूँ, कैसे आता है। तो वही है कि देखिए, अंडमान एक ऐसा जगह है, अंडमान में बहुत उदाहरण है, जैसे मतलब मैं बोल सकता हूँ, जो इंसान 500 रुपए या 1000 रुपए अंडमान लेके आया एंटरप्रेन्योर्स, आज वो लोग करोड़पति हैं। अंडमान आज तक किसी को निराश नहीं किया। सिमिलरली हर पंचायत, हर विलेज अगर वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डाले तो हर मोड़ में आपको कमाई का रास्ता है। तो इसी के साथ मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली अंडमान चैम्बर के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी, मदन लाल जी को, कि वो आए और हमें यहाँ पे मौका भी दिया। और मैं आशा करता हूँ कि हम एज अ ट्रैवल एजेंट्स या टूरिस्ट एजेंट, जैसे मुझे पता है अरुण जी काफ़ी बर्ड वॉचिंग टूर करते हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उदय भास्कर जी है जहाँ पे, जिन्होंने बर्मा नाला को स्टार गेजिंग से फेमस कर दिया। जितना टूरिस्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि शाम को वंडूर जाते होंगे या सेल्लो जेल के आसपास रात को 10 बजे के बाद देखते होंगे, उतना टूरिस्ट तो उनके स्टार गेजिंग में जाता है। तो वैसा चीज, अब देखिए, कौन सोचा था आज से 10 साल पहले कि आदमी रात को 11 बजे बर्मा नाला जाएगा। मैं खुद 25-30 टूरिस्ट को लेकर बर्मा नाला जाता हूँ कि उन्होंने वैसा सेटअप किया। तो वैसा वो तो एक एग्जाम्पल है, वैसा बहुत सारी चीज हम यहाँ देख सकते हैं। माउंट एरेट में भी काफी, बट हम यही फोकस हम ये करना है कि आप देखिए पंचायत में जब भी कुछ भी डेवलपमेंट प्लान करते हैं, आपको अगर अभी सर बता रहे थे एक मॉडर्न जो सनसेट हट जो बनने का, टावर जो बनने का है, इट्स अ वेरी गुड स्कोप। लेकिन हमें ये देखना है कि अब गूगल, आजकल गूगल तो बहुत इजी है। गूगल में आप देखिए मलेशिया, थाईलैंड, बाली, बहामास, वर्ल्ड में बाकी जगह में वॉच टावर कैसा है, सनसेट टावर कैसा है, और उस डिजाइन को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमें अभी कंपटीशन देखिए सिर्फ लोकल लेवल में नहीं है, हमें कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल में। हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार बहामास से अच्छा हो, मेक्सिको से अच्छा हो, बाली से अच्छा हो, और जितना अच्छा हमारा यहाँ पे लोग हैं, आई एम श्योर वैसा आप देखिए गोवा इतना टूरिज्म है, लेकिन गोवा में क्या क्राइम इतना ज्यादा हो गया। अंडमान में आज भी रात को 2 बजे एक लड़की अकेला चल के रास्ते में जा सकती है। तो इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि टूरिज्म डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो। थैंक यू। तमाम चीजें मुझे याद आ गया कि मैं भी गोवा गया था ट्रिप करने के लिए, और मुझे बताया गया था कि मुझे डॉल्फिन दिखाने ले जाएंगे। तो मगरमच्छ ऐसे भी नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो डॉल्फिन दिखाने के लिए लेके गए खुले समुद्र में, और वो अपनी डोंगी के जरिए, मोटर डोंगी के जरिए, और वो मोटर डोंगी का जो है जैसी आवाज आता है डॉल्फिन भाग जाती है, अगर इक्का दुक्का रहती भी तो भाग जाती है। वैसे ये आइडिया अच्छा भी है मगरमच्छ अगर हम भगा सके इसके जरिए तो। हाँ, लेकिन यकीनन ये एक चिंता का विषय है। अभी कुछ समय पहले अंटोवा ने अपना एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जॉली बॉय प्रमोशन को लेकर के, जिसकी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। और आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका से, यूएस से भी लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन किया इस मामले में, और उन वीडियोस को, उन न्यूज़ेस को शेयर किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के लोगों का सहयोग मिला। आज भी हमारे न्यूज़ के बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा आप सबकी तालियों के साथ। न्यूज़ रूम, जोरदार तालियां दीजिएगा। निकोबार टाइम्स, सिटी न्यूज़, काला पानी 24, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज़ आफ्टर, ये तमाम अंडमान के बहुत ही लीडिंग चैनल्स हैं। अपने अपने माध्यम से बहुत अच्छी खबरें अंडमान के लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और जो वीडियोस हमने शेयर की थी उसमें ये बार बार आता रहा, मगरमच्छ का सवाल पूछा जाता रहा, तो कहीं मुझे भी जवाब देने का मौका मिला। मैंने कहा कि ज़रूर हम इस इशू को हर कॉन्फ्रेंस में रेस करते आए हैं। यकीनन ये एक चिंता का विषय है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर लोकल लेवल पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो बहुत ही काबिल लोग हैं, और प्रशासन के अंदर भी जो हमारे अधिकारी हैं, ये सभी इस बात का चिंतन मनन कर रहे हैं, और मिलजुल करके इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। एक आशावादी रहना हमारी जरूरत है, और इस आशावादी सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां हो चाहिए। चंद्रशेखर सर, मदन अंकल, warm welcome
सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू सिमसन भैया, क्योंकि एक कैजुअल से कन्वर्सेशन था कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है उस दिन आकर बोलने को तो प्लीज टाइम निकालिएगा। आई फील कि उस दिन मैंने हाँ बोलकर बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज में है, और आज सब सामने हैं सारे PRI मेंबर्स। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड टू शेयर व्हाट आर आवर चैलेंजेस एंड टू शेयर द आइडियाज वेयर वी कैन कम टुगेदर। सो इफ यू कैन गो ऑन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके, सो आप देख सकते हैं आवर आइलैंड यूनिकनेस। मैं क्यों आपको ये प्रेजेंटेशन में लेके जा रहा हूँ। अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंडमास से घिरा हुआ है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए क्योंकि कुछ बर्ड्स और है जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। एंडेमिक रेप्टाइल्स, ये एंडेमिक वर्ड आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर आइलैंड। अब कमिंग टू बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग में हम क्यों इसको और यूनिक बनाते हैं। आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों लाइन अंडमान के ऊपर से क्रॉस होता है। ओके, ये क्या है? ये है वर्ल्ड में बर्ड को माइग्रेट करने का रूट, और इसी कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड में करीबन 150 प्लस माइग्रेटरी बर्ड का स्पीशीज होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में नहीं है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा एक यूनिक USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसी के कारण हमारा बर्डिंग इतना अच्छा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा बर्ड वॉचिंग, तो बर्ड वॉचिंग के लिए हमें जगह, हमारे पास फॉरेस्ट है जो आप देख रहे हैं वो काला टाप है, होपटाउन सॉरी शोलबे और मनारघाट के बीच में है काला टाप। उसके बगल में चिड़िया टापू है जो हमारा चिड़िया टापू का डैम है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा वेटलैंड्स है। अभी पोस्ट सुनामी जो अंडमान पोर्ट ब्लेयर सिटी के आसपास बहुत सारे वेटलैंड्स क्रिएट हो गए हैं पोस्ट सुनामी। सुनामी के बाद, सुनामी से पहले शायद वो पैडी फील्ड थे या रेसिडेंशियल एरियाज थे, बट अब वो वेटलैंड्स है। और ये वेटलैंड्स अब एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा USP है, क्योंकि हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो अंडमान आते हैं, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स वेडर्स है। वेडर्स यानी कि वो बर्ड जो पानी के आसपास जाता है, और ये हैबिटेट उनको एक यूनिक जगह देता है अंडमान में रुकने का, फीड करने का और यहाँ रहने का, which is very good for them और very good for our tourism also. Next, कोस्टल्स हमारे पास है, हमारे पास बहुत बड़ा सी लाइन है, शोर लाइन है। चाहे आप शोलबे ले लो, चाहे आप चिड़िया टापू ले लो, चाहे आप लिटिल अंडमान ले लो, चाहे आप हावलॉक ले लो, चाहे आप नील ले लो, हमारे पास शोर लाइन बहुत है। और द यूनिकनेस ऑफ बर्ड इज आपको बर्ड कहीं भी मिल जाएगा, हर जगह, रेगिस्तान से लेके अंटार्कटिका तक आपको बर्ड्स मिलता है, तो बर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर होता है। सो हमारा इस शोर लाइन में हमारा USP है। नेक्स्ट, हमारा स्टेट बर्ड अंडमान वुड पिजन। आप में से कितने लोगों ने देखा है? रियली कितने लोगों ने देखा है? हार्डली 3 या 4 लोग। और मेरे को पता है कि पूरे अंडमान में मिलाकर भी 10% से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने अपना स्टेट बर्ड ही नहीं देखा अब तक, क्योंकि इसका एक बहुत सीरियस चैलेंज है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा। बट फिलहाल इंट्रोडक्शन टू द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान, द अंडमान वुड पिजन। हमारे लिए ये गोल्ड बर्ड है, क्योंकि बर्ड वॉचर्स इसके लिए बहुत दूर से आते हैं एंड दे स्पेंड अ लॉट जस्ट टू गेट दिस बर्ड। तो ये हमारा यूनिक बर्ड है अंडमान वुड पिजन, एंडेमिक
और आपको बहुत लिमिटेड हमारे अंडमान फॉरेस्ट में ही मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिड फॉरेस्ट है उसी में। नेक्स्ट, ये कुछ और एंडेमिक बर्ड्स है अंडमान के, कुछ आपके लिए फेमिलियर है, कुछ के नाम आप लोकली जानते हैं, कुछ के नाम आप नहीं जानते। जैसे जो व्हाइट बर्ड है, कुछ लोग सफेद मैना बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम है व्हाइट हेडेड स्टार्लिंग। बगल में काड़ा कौवा है हमारा लोकल नाम, बट वो है ब्राउन कोकिल। ब्राउन कोकिल भी एक एंडेमिक बर्ड है, कहीं और नहीं मिलता। नीचे जो है अंडमान शामा है, उसके बगल अंडमान बुलबुल है, और उसके बगल अंडमान कुक्कुट डव है। नेक्स्ट, तो क्यों अंडमान, क्यों हम अंडमान को प्रमोट कर रहे हैं बर्ड टूरिज्म के लिए? देखिए, आज से 20 साल पहले अंडमान बर्ड टूरिज्म के ऊपर में इंडियन टूरिस्ट कोई नहीं आता। इट वाज लाइक वंस इन अ ब्लू मून कि कोई टूरिस्ट आता था। कुछ टूरिस्ट जो फॉरेनर्स होते थे, आइलैंड ट्रैवल स्पेशली, और जो अदर फॉरेन टूरिस्ट डायरेक्टली आते थे, और यहाँ पे शायद हार्डली 2 जन थे जो बर्ड टूरिज्म पे वर्क करते थे, वो भी उतना एक्सटेंसिव बर्ड टूरिज्म नहीं था। तो उस समय वो टूरिज्म बहुत कम एम्प्लॉयड था, कम लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता था। लेकिन आज, खास करके कोविड के बाद, 2020 के बाद, ये टूरिज्म में एक ग्रेजुअली बहुत अच्छा इंक्रीज आया है। इसके कुछ रीजंस है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले क्यों अंडमान? क्योंकि अंडमान 20 एंडेमिक्स का बर्ड है। इंडिया में आप किसी भी और स्टेट में चले जाए, आपको एंडेमिक्स इतने ज्यादा नहीं मिलते जितने अंडमान में मिलते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना, बर्ड वॉचर, बर्ड फोटोग्राफर, इनका एक अलग कैटेगरी होता है। मैं अगर रिलेट करूं तो जो गेम फिशिंग करते हैं, जो स्टार गेजिंग करते हैं, उनका एक अलग लॉबी होता है। उसी तरह बर्ड वॉचर्स के एक लॉबी है। उनके लिए स्पीशीज का नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और हम देखेंगे, हाँ यार ये तो बर्ड हमने देखा है, वो तो बर्ड देखा है, शायद हमने देखा हो ना देखा हो अलग बात है, लेकिन बर्डर्स के लिए स्पीशीज का काउंट बहुत जरूरी होता है। तो वो लोग एक स्पीशीज के लिए अंडमान आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 20 एंडेमिक्स है और मोर देन 150 स्पीशीज ड्यूरिंग पीक माइग्रेशन। आप लोग प्लीज ये मंथ को याद रखिएगा, सितंबर टू अप्रैल हमारा अंडमान में माइग्रेशन मंथ है। सब जो लोग पुराने लोग हैं, जिनको थोड़ा बर्ड्स का इंटरेस्ट था या फॉरेस्ट में ज्यादा जाते थे, वो ये चीज नोटिस करे हुए कि इस समय हमारा बर्ड सबसे ज्यादा दिखता है। उसके बाद नीचे आपको कुछ रेयर बर्ड्स है। क्यों मैंने वो 5 नाम लिखे हैं? क्योंकि ये बर्ड्स मेनलैंड इंडिया में देखना नामुमकिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहला बर्ड जो जावन पॉन्ड हेरन है, ये शायद 2 इंडिविजुअल है पूरे इंडिया में, और वो कहां मिलते हैं? गारा, चरमौर, सिपिलाट, सिर्फ 2 इंडिविजुअल। ओके, ये यूनिकनेस है। नीचे चाइनीज पॉन्ड हेरन है। चाइनीज पॉन्ड हेरन भी आपको इंडिया में बहुत मुश्किल से कभी आसनसोल, आसाम या चेन्नई के आसपास मिल जाता है गलती से, लेकिन अंडमान में श्योर शॉट मिलेगा, श्योर शॉट। नीचे डोरियन स्टार्लिंग है। ये बर्ड इंडिया आता ही नहीं है, इट्स एन इंडोनेशियन पैच का स्पीशीज है। और ये बर्ड पता नहीं किस रीजन से पर अंडमान आते हैं, जबकि ये जिस जगह पे रहते हैं उनका हैबिटेट भी हमारे जैसा ही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फिर भी वो यहाँ रहते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम में इनका फ्लॉक बहुत बड़ा हर जगह दिखता है, खास करके चाथम आइलैंड और नीचे लॉन्ग थ्रोट स्ट्रिंग और रेड थ्रोटेड पिपेट है, ये भी रेयर बर्ड्स है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बर्ड्स दिखेंगे। ऊपर जो दिख रहा है व्हाइट सा, वो लॉन्ग थ्रोट स्ट्रिंग है, सिर्फ इतना सा बर्ड है, सिर्फ इतना सा है। और बगल में जो आपको दिख रहा है फ्लॉक्स में, उसमें एक बर्ड है जो मैंने सर्कल करना मैं शायद मिस कर दिया, उसमें एक बर्ड है चेस्टनट चीक स्टारलिंग। ये बर्ड भी इंडिया में खाली 2 है, खाली 2 इंडिविजुअल बचे हैं बस, जो अंडमान आते हैं। पता नहीं क्यों, हमारे में क्या उनसे प्यार है, हर साल वो बर्ड आते हैं। और सिर्फ इस बर्ड को फोटोग्राफ करने के लिए हर साल कम से कम 200 से 300 फोटोग्राफर हर साल आते हैं, जस्ट टू फोटोग्राफ दिस इंडिविजुअल बर्ड। इसके नीचे पाइड पिजन है, जो लोग निकोबार जाते हैं, आते हैं, उनके लिए बहुत कॉमन बर्ड है। लकीली अब ये बर्ड अंडमान साइड आ गया है, तो ये अब अंडमान में दिखता है, अदरवाइज इसको देखने के लिए हमें निकोबार जाना पड़ता है। इसके नीचे एक किंगफिशर है। सर शोलबे का बात कर रहे थे, काला टंग का बात कर रहे थे। काला टंग और शोलबे इस बर्ड पे है। अगर बर्ड टूरिज्म उस एरिया में है तो ये बर्ड उसका रीजन है, रेडी किंगफिशर। क्योंकि ये स्पीशीज या तो अंडमान में मिलता है
या तो मानस नेशनल पार्क आसाम में मिलता है, और मानस में इस बर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कुछ छोटा सा पॉपुलेशन सुंदरबन में भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, उसमें इस बर्ड को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये बर्ड अंडमान में यहाँ है। और शोल बे, अगर आज आप शोल बे का रजिस्टर जाके देखें, जहां पे शोल बे 19 में लोग एंट्री करते हैं, तो आपको 100 में से 40 बर्ड वॉचर दिखेंगे, और वो 40 लोग इसी के लिए आते हैं। तो ये बर्ड आपका एक बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट है। आपको जानना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसको हमें बचाना है। नेक्स्ट, जो मैं आपको, जैसे अभी भाई जी ने बोला, हमारा जो आज का क्लाइंट्स, आज के जो यंगस्टर्स है अंडमान में, और जो ट्रैवल एजेंट, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ट्रैवल एजेंट हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि बर्ड वॉचिंग जो अंडमान में हो रहा है, वो इन 3 कैटेगरीज में हो रहा है, हाफ डे, फुल डे एंड कस्टमाइज्ड टूर। ओके, हाफ डे क्या होता है कि जैसे अभी आपके जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लेट फ्लाइट है, 3 बजे 2 बजे का फ्लाइट, वो क्या करेंगे, दे कैन गेट इन्वॉल्व इन बर्ड वॉचिंग। ये जो हाफ डे है, ये आपका उनके लिए है जो सारे कैटेगरी में, अगर वो अच्छा बर्डर है वो भी कर सकता है, जो नेचर को थोड़ा पसंद करता है वो भी जा सकता है, और एक बर्ड वॉचर तो कभी भी चला जाएगा, उसके लिए हमेशा एक रीजन है बाहर जाने का। दूसरा है फुल डे। फुल डे ज्यादातर वो लोग करते हैं जो बर्ड वॉचर्स है, लेकिन अब देखिए अंडमान इतना इजी नहीं है आना, सो नोबडी कैन कम एवरी डे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली हॉलीडेज पे आते हैं, पर एक दिन अपना 1 या 2 दिन अपने लिए बर्ड वॉचिंग करते हैं, तो उनके लिए वो सेकंड सेगमेंट है। तीसरा कस्टमाइज्ड है, यानी 5 नाइट to 7 नाइट का पैकेजेस है जो हम डील करते हैं और कंप्लीट बर्ड वॉचिंग बेसिस। बर्ड वॉचिंग के अलावा कुछ करते ही नहीं है, सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक। तो वो एक कस्टमाइज सेक्शन है जो अब बढ़ रहा है, जो अब काफी बढ़ रहा है, और ऊपर वाले भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि होटल्स में गेस्ट बैठे हैं, वो किसी और को बर्डिंग करते देखते हैं तो बोलते हैं हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं चलते हैं। सो ये पिकअप अब नीचे वाली कैटेगरी के कारण फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी भी ऊपर है। नीचे मैंने 3 टाइप के कस्टमर्स रखे जो यूजुअली अंडमान आते हैं, बर्ड वॉचर्स एंड पिचर्स। पिचर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको बर्ड का स्पीशीज देखना होता है, तो टिक करने को टिचर बोलते हैं, तो वो लोग सिर्फ स्पीशीज काउंट करते हैं। लकीली मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने 7,000, 8,000, 10,000 स्पीशीज क्रॉस कर दिया है आधा प्लैनेट घूम के। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 100 से ऊपर कंट्रीज घूम लिया बर्ड्स के लिए, तो ऐसे लोग होते हैं। उसके नीचे बर्ड फोटोग्राफर है, ये है हमारा एक्चुअल टारगेट, ये हमारा एक्चुअल टारगेट है फॉर इंडियन टूरिज्म। जैसे मैंने आपको बोला कोविड के बाद जो बढ़ा वो इसी के पीछे है। क्या है, कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया, लोग घर पे बैठ के काम करने लगे, आईटी प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो है घर पे बैठे काम करने। अब करें क्या, घर पे बैठे हैं पूरा दिन, क्या करेंगे, पैसे पड़े हैं, पैसे जमा हो रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, ट्रैवल एक्सपेंसेस बच गए, पेट्रोल बच गया, जाना आना बच गया, तो सबने कैमरा खरीद लिया। रेस्पेक्टेड हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी, और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी श्री मदन लाल जी, मुझे खुशी की बात है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुरम यात्रा से श्री वेलमुरुगन जी ने उन्हें एक प्रोग्राम उनको दिया कि शॉर्ट 3-4 दिन पहले की प्रोग्राम करना है करके, मैंने बोला माना नहीं किया, मैं करूँगा, बोला करूँगा जो। तो मैं चेंबर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता सर, आप इतने बिजी शेड्यूल में करीबन मुझे मेरा जानकारी आप 700 से करीब स्टेक होल्डर आपके अंडर में आए दिन कितना फोन्स आते होंगे, कितना लोड आपके ऊपर है, अंडमान के आइलैंड्स का रिप्रेजेंटेटिव करने की जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, आप करीबन 2 घंटे हमारे बात को सुने, हमारे विचारों को सुने, और जितने हमारे जो पैनलिस्ट इन्वाइटीज आए सभी को सबसे आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वेलमुरुगन सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता है कि शॉर्ट टाइम में एक प्रोग्राम दिया करा, और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो इन्वाइटीज यहाँ पर आए पैनलिस्ट, जैसे लिटिल अंडमान के हमारे जो प्रमुख सर है जो परमानंद जी, जैसे 2-3 दिन पहले उनको मैं कांटेक्ट किया कि ऐसा प्रोग्राम करना, लिटिल अंडमान को प्रमोशन में लाना। लिटिल अंडमान का प्रमोशन लाना में मेरा तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पीछे से मुझे मेरे हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के में
जो SDM और ADM सर जो विनायक चमाड़िया साहब है, हमेशा लिटिल अंडमान के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप लिटिल अंडमान को कैसे भी प्रमोशन करने आपके एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रयास करिए, मैं जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद करूँगा। उनको मैं हमेशा बोलते हुए मैं इसके बारे में बात करूँगा कि आज मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रमोशन ऑफ लेजर अननोन डेस्टिनेशन इन अंडमान आइलैंड्स। तो चूँकि कुछ टूरिज्म क्षेत्रों का हम सामने लाने होते हैं, और उसी तरह मैं यहाँ पर बैठे हमारे जो गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान श्री सुलभ दास, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता कि समय दे के यहाँ पर आए। और मंजेरी की एक जगह है जहाँ पर सनसेट पॉइंट है, जो बहुत काफ़ी आने वाले टाइम में फेमस होगा। अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी फंड उनको दिया गया CS सर के थ्रू, और एक्स हमारे जो CS सर थे केशव चंद्रा जी के थ्रू, शायद मुझे नॉलेज है। तो वो प्रयास है वो जल्दी हो जाए, टूरिज्म के वहाँ के लोकल यूथ्स को बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, मुझे उम्मीद है वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म स्टेक होल्डर को भी काम मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे जो प्रधान वोकटाउन के प्रधान रशीदा मैडम काफ़ी फेमस है, और कुछ दिनों से मैं उनको नोट करता हूँ कि सफाई में काफ़ी ध्यान देती है। स्वच्छ भारत अभियान में मुझे लग रहा है कि वोकटाउन पंचायत नंबर 1 रहना चाहिए। अगला बार आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा, मुझे उम्मीद है आप तो स्टेट अवार्ड ले लें, नेशनल अवार्ड आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे कन्यापुरम के पंचायत के प्रधान बशीर जी काफ़ी एक्टिव है, उनका भी विलेज काफ़ी डेवलप है, ग्रीन रोड के नाम से जाना जाता है, उनका हमेशा रोड ग्रीन रहता है। और जितने भी हमारे जो PRIs आए यहाँ पर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी जो प्रोग्राम जो रखे, खासकर हमारे जो अरुण भाई, जो अरुण सिंह जी बर्ड वैक्सीन के बारे में बहुत विस्तार तक, मैं तो सोचता कि मैं इनका स्टूडेंट बनूँ आज से करके, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मेरे चीफ गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर उनको भी अच्छा लगा, और मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी काफ़ी उनको लगा। और साथ कर हमारे जो सीनियर हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी पुराना, हमारे जो हम लोग उनको टूरिज्म का फादर भी बोल सकते हैं, हमारे उदय भास्कर जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। नहीं, जो बोलने में मुझे सही बात को बोलना है, जरूरी हर मंच मिले तो एस्ट्रो टूरिज्म और स्टार गेजिंग। तो मैं सोचा कि चिड़िया टापू में खाली इनका सीजन, लेकिन इनके वजह से काफ़ी स्टूडेंट सिख के नील आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड में स्टार गेजिंग का प्रमोशन हो रहा है। काफ़ी टूरिस्ट, जैसे सर बताए, डेली 5-6 हज़ार का इनकम एक